नमस्कार दोस्तों, आज 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? आपका आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है और 275 अंकों के साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर 266 अंकों के साथ भारतीय टीम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? आपका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल के प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में से निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया? आपका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल दागा था। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड फिलहाल अली के नाम पर दर्ज है, जो 109 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में फिलहाल 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया? आपका आंसर है जयप्रकाश रेड्डी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई थी। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हालांकि कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं। जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी बुलाया जाता था। उन्होंने
कॉमिक और चरित्र भूमिकाओं के अलावा कुछ फिल्मों में विलेन के किरदार भी निभाए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? आपका आंसर है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें कि रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को रूस की गमालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने विकसित किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? आपका सही जवाब है 50 मीटर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षण और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? आपका आंसर है इज़राइल एवं अमेरिका। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इज़राइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा उनकी पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इज़राइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क में सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5वीं सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्यूलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? आपका आंसर है 9। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नौचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार ने देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों की गति देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी सिंह तोमर ने राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? आपका सही जवाब है 500 करोड़ रुपए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता भारत क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है, जहां किसानों, उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचों और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को संशोधित किया जाएगा। नए दिशा निर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में वृद्धि करेंगे। साथ ही यह नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को बढ़ावा देगा।